हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गूगल गुरु ऑडियो बुक पर। आप सुन रहे हैं डकैती का शकुनी का एपिसोड नंबर 6। एसीपी खेमकर और कामेश्वर वहां से बाहर अपनी कार तक पहुंचे। कामेश्वर का मूड उखड़ा हुआ था। देवराज चौहान हमें कदम कदम पर मात दे रहा है। कामेश्वर ने भुनभुनाते हुए कहा, क्या मेरी बात ध्यान से सुनोगे? खेमकर ने कहा, क्या? जो देवराज चौहान हमें कल रात मिला, जो परेरा से मिलने आया, वो जो कहता है उसमें दम हो सकता है। क्या मतलब? अगर न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती उसी ने की होती तो किसी भी कीमत पर परेरा से मिलने ना आता, इतना खतरा ना उठाता। कामेश्वर के होठ भिज गए। तुम ही कहो, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? पता नहीं। बात को टालो मत, जवाब दो कि मैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं भूल पा रहा हूं जिनमें। सोचो कि जो हमें देवराज चौहान मिला, जो परेरा के पास आया, वो ही असली देवराज चौहान है। उसने न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती नहीं की। तो अब तुम ऐसा सोचने लगे हो, अगर उसी ने डकैती की होती तो कम से कम वो इतना खतरा उठाकर परेरा के पास ना आता। यहां हर तरफ पहरे पर पुलिस लगी है, वो पकड़ा भी जा सकता था। और फिर परेरा का यह कहना कि आज जिस जगमोहन से वह मिला, वो पहले वाला जगमोहन नहीं था, उससे कुछ अलहदा यानी लंबा और सेहतमंद था। अब परेरा भी मानने लगा है कि दोनों जगमोहनों में फर्क था। कामेश्वर उलझे भाव से खेमकर को देखे जा रहा था। जगमोहन और देवराज चौहान ने डकैती की होती तो वो क्यों इस तरह भागे फिर रहे होते? कभी हमारे पास आते तो कभी पुलिस पहरे में मौजूद परेरा से मिलने पहुंच जाते। बल्कि वो तो उस वक्त न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को किसी देश को बेचकर नोट गिन रहे होते। देवराज चौहान तो पहले ही से इश्तिहारी मुजरिम है, उसे कानून का क्या डर? वो तो पुराना पापी है। तुम्हारा मतलब कि वो अब इसलिए भागा फिर रहा है कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती उसने नहीं की, और इस संगीन डकैती के साथ उसका नाम ही नहीं, चेहरा भी जुड़ रहा है, जो सीसीटीवी कैमरों ने कैद कर लिया है। शायद। क्या यह बात भरोसा करने लायक है कि कोई किसी का चेहरा फेस मास्क पहनकर उस जैसा बनकर अपराध कर दे? ऐसा तो फिल्मों में होता है। यह बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती खेमकर। अपने गले से नीचे उतारने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे आभास होने लगा है कि ऐसा हुआ हो सकता है। खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा, बार बार अपने निर्दोष होने की दुहाई देना, बार बार हमसे बात करके यही एक बात दोहराना। परेरा का यह मानना कि पहले वाले और आज के जगमोहन की कद काठी में खासा फर्क है। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती के बाद देवराज चौहान का इस तरह भागते रहना, यह सब बातें इसी तरफ इशारा करती है कि वो इस बात को लेकर मुतमईन है कि संगीन डकैती पर उसके नाम का ठप्पा लगा दिया गया है, जबकि यह काम उसने किया ही नहीं। वो इस लेबल को हटा देने पर इस हद तक आमदा है कि वो हर खतरा उठाकर हम तक पहुंच रहा है। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की संगीन डकैती उसने नहीं की, यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। मतलब कि तुम पक्के हो अपनी कही इस बात पर? कामेश्वर ने गंभीर स्वर में पूछा। पक्का नहीं हूं, परंतु मेरा अंदेशा पक्का कह सकते हो। इस बात की संभावना है कि ऐसा हुआ हो सकता है, जबकि ऐसी बात मुझे पहले महसूस नहीं हुई, परंतु अब हो रही है। हमें मामले की गंभीरता को समझकर इस एंगल से भी सोचना होगा। कामेश्वर ने कुछ नहीं कहा। चंद पल दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। अब कहो भी, क्या कहते हो? खेमकर, जब तुम और मैं इंस्पेक्टर के ओहदे पर थे तो दो केसों में एक साथ काम किया था। मुझे याद है कि तब भी तुमने अपने अंदेशे सामने रखे थे, परंतु दोनों ही बार तुम गलत साबित हुए थे। कामेश्वर गंभीर था। याद है मुझे। अब एक बार और मेरे अंदेशों को चेक कर लो। खेमकर गंभीर स्वर में उसे देखते कह उठा। तभी खेमकर का मोबाइल बजा। कामेश्वर ने सोचों में डूबे गहरी सांस ली। हेलो, खेमकर ने बात की। एसीपी खेमकर। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान? खेमकर हचकचाकर बोला। कामेश्वर की निगाह खेमकर पर जा टिकी। हाँ, मैं तुमसे, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। कामेश्वर साहब साथ है मेरे। तुम और जगमोहन परेरा से मिलने आए थे? तो परेरा ने बता दिया तुम्हें? किस्मत वाले हो जो सही सलामत वापस चले गए। परेरा ने यह बताया होगा कि मेरी और जगमोहन की आवाजें उनसे अलग है जिनके साथ परेरा ने डकैतियां की। खेम करके होठ भिज गए। परेरा ने बताया या नहीं?
बताया। खेमकर को बोलना ही पड़ा। कुछ विश्वास हुआ मेरी बात पर? कह नहीं सकता, मैं भारी उलझन में हूं। उलझन में मत रहो, मेरी बात पर भरोसा करके चलो। मैं सच कह रहा हूं कि वो देवराज चौहान और जगमोहन हम नहीं थे। मेरी बात का भरोसा करोगे तो मामला जल्दी निपट जाएगा। वहां मिले उंगलियों के निशानों को वीरेंद्र त्यागी की उंगलियों के निशानों से चेक कराया। उधर से देवराज चौहान ने पूछा, काम चल रहा है? मैं तुम्हें अपनी तरफ से इस बात का भरोसा दिलाने की चेष्टा कर रहा हूं कि हम दोनों निर्दोष हैं। रास्ता मैं बता रहा हूं और उस पर चलना या ना चलना तुम पर अख्तियार है। आसान नहीं है तुम्हारी बातों पर भरोसा करना। तुम लोगों ने परेरा से उस देवराज चौहान का मोबाइल नंबर लिया जिसके साथ परेरा ने डकैती की थी? लिया। तो क्या उस फोन की कंपनी से उस नंबर के बारे में बात की? उन्हें नंबर देकर कहा कि अगर ये फोन चालू है तो फोन की लोकेशन ट्रेस करके तुम लोगों को बताई जाए और तुम उस फर्जी देवराज चौहान तक पहुंच सको। बाय गॉड, खेमकर का मुंह खुला। ये तो मैं भूल ही गया। इतनी बड़ी बात तुम भूल? उधर से देवराज चौहान ने कहना चाहा। खेमकर ने फोन बंद कर दिया। हड़बड़ाकर कामेश्वर से बोला, परेरा से मिले देवराज चौहान के नंबर के सहारे कंपनी से लोकेशन ट्रेस कराकर हम उस तक पहुंच सकते हैं। पागल थे हम जो इतनी बड़ी बात भूल गए। ये बात तो हमें सबसे पहले दिमाग में लानी चाहिए थी। उसी देवराज चौहान ने याद दिलाई है ये बात? कामेश्वर तीखे स्वर में बोला। हाँ, साला वो जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है, तगड़ा खेल खेल रहा है हमसे, जो उसने ये बात याद दिलाई। कामेश्वर तुम? खेमकर ने कहना चाहा। तभी कामेश्वर का मोबाइल बजा। हेलो, कामेश्वर ने फोन निकालकर बात की। सर, इंस्पेक्टर विजय दामोलकर की आवाज कानों में पड़ी। उंगलियों के निशानों के मिलान की रिपोर्ट आई है। क्या? उस मकान से 5 लोगों की उंगलियों के निशान मिले थे और कोई भी फिंगरप्रिंट देवराज चौहान से नहीं मिलता। लेकिन आपके कहने पर पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद वीरेंद्र त्यागी नाम के लोगों की उंगलियों के निशानों के साथ मिलाए गए। इन नाम के 3 अपराधी हैं और उनमें से एक की उंगलियों के निशान से वे बाखूबी मेल खा रहे हैं। ओह, मैंने उस वीरेंद्र त्यागी नाम के अपराधी की तस्वीर रिकॉर्ड से हासिल कर ली है। तुम हो कहाँ? फिंगरप्रिंट सेक्शन में सर। कुछ ही देर में अपने ऑफिस पहुंच रहा हूं मैं, तुम वहीं पहुंचो। ओके सर। कामेश्वर ने फोन बंद किया और खेमकर को सारी बात बताई। तो इसका मतलब देवराज चौहान की कही बातें सच है कि किसी ने उसका चेहरा अपनाकर यह सब काम किया। यह सब देवराज चौहान की चाल भी हो सकती है। कामेश्वर सख्त स्वर में बोला। चाल? देवराज चौहान ने ही ये सब इंतजाम किए हों कि वो इस संगीन डकैती के जुर्म से पल्ला झाड़ सके। बेवकूफों वाली बातें मत करो। देवराज चौहान फिंगरप्रिंट सेक्शन में नहीं घुस सकता। देवराज चौहान पुलिस रिकॉर्ड में घुसकर वीरेंद्र त्यागी नाम के अपराधी के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। खेमकर गंभीर था। तुम्हें अब मानना शुरू कर देना चाहिए कि परेरा ने जिस देवराज चौहान और जगमोहन के साथ डकैतियां डाली वे दोनों नकली देवराज चौहान और जगमोहन थे। ये एक जबरदस्त मामला है। हमें समझदारी से तफ्तीश करनी होगी। मैं फिर कहता हूं कि इन सब बातों के पीछे जरूर देवराज चौहान की ही कोई चाल है कि एक बार मेरी बात पर भी तो भरोसा करके देखो। कामेश्वर ने होठ बंद रखे। क्यों ना हम इस मामले को अपने किसी सीनियर के सामने पेश करें? खेमकर बोला। यही ठीक रहेगा। कामेश्वर ने कहा। किसके सामने रखे ये मामला? एसीपी चंपानेरकर के सामने रखते हैं सब कुछ। वो हमारा सीनियर है। हम पहले भी उससे कई बार सलाह ले चुके हैं। लेकिन हमें वो फोन नंबर भी फोन की कंपनी को देना है ताकि फोन की लोकेशन पता। कामेश्वर ने कहा। फिर खुद ही क्या उठा। ठीक है, ये काम हेडक्वार्टर जाकर इंस्पेक्टर विजय दामोलकर के हवाले कर दूंगा। एसीपी चंपानेरकर ने सामने बैठे कामेश्वर और खेमकर को गंभीर निगाहों से देखा। दोनों चंपानेरकर को सब कुछ, सारे हालात बता चुके थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एसीपी चंपानेरकर ही वो इंसान है जिसने संगीन डकैती में अपराधी की सहायता की थी। यह बात जुदा थी कि तब वो खुद ही नहीं जानता था कि देवराज चौहान क्या गुल खिलाने वाला है। परंतु इन दोनों की बातें सुनकर उसका सिर घूम गया था और वो भारी उलझन में पड़ गया था कि जिसके लिए उसने काम किया, क्या वो असली देवराज चौहान था या नकली? चंपानेरकर साहब, खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा, हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की संगीन डकैती के मामले में क्या बातें हमारे सामने आई है। परंतु हमें आपकी सलाह चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो देवराज चौहान हमसे मिला, जो खुद को बेगुनाह बता रहा है, वो असली हो सकता है। परंतु कामेश्वर का सोचना है कि दोनों देवराज चौहान एक ही है। वो ऐसी बातें हमें कहकर हमारी तफ्तीश में उलझन डालना चाहता है। चंपानेरकर के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी।
वो खुद गहनता से सारे हालातों पर जायजा कर रहा था। मैं कामेश्वर की बात से सहमत होता, परंतु दो बातें मुझे सहमत होने से रोक रही है, चंपा निर्कर बोला। क्या? कामेश्वर के होठ खुले। एक तो ये कि संगीन डकैती में पकड़े गए एकमात्र अपराधी का कहना है कि जगमोहन की कदकाठी में उससे मिलने आए जगमोहन की कदकाठी पहले वाले जगमोहन की कदकाठी से तगड़ी थी। परेरा धोखा नहीं खा सकता कि इतनी बड़ी बात कह दे। मतलब कि आप मानते हैं कि परेरा ने सच कहा? खेमकर ने पूछा। ख्याल तो यही है मेरा, चंपा नरकर सोच भरे स्वर में बोल उठा। फिर देवराज चौहान और जगमोहन इस संगीन डकैती के बाद किसी भी कीमत पर खतरा न उठाकर परेरा के पास नहीं जाएंगे, परंतु वो गए। उन्होंने उन देवराज चौहान और जगमोहन के बारे में बात की जिनके साथ परेरा ने मिलकर डकैतियां की थी। ऐसे में वे दोनों सच कहते हो सकते हैं। खेमकर ने कामेश्वर को देखा। कामेश्वर के चेहरे पर धीर गंभीरता थी, चुप था वो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस मकान में मिले पांचों की उंगलियों के निशान वीरेंद्र त्यागी नाम के मुजरिम की उंगलियों से मेल खाते हैं, और देवराज चौहान ने तुम लोगों के सामने पहले ही उसका नाम ले लिया था। तुमने बताया कि देवराज चौहान ने कहा था कि वीरेंद्र त्यागी एक बार पहले भी उसका चेहरा अपना कर ऐसे काम कर चुका है। हाँ, तो हमें देवराज चौहान की बात पर भरोसा करना चाहिए कि वो ठीक कह रहा हो सकता है। परेरा की बात पर भी यकीन करना चाहिए हमें। उसने सही कहा होगा कि दोनों जगमोहनों की कदकाठी में फर्क है। स्पष्ट है कि परेरा के साथी देवराज चौहान और जगमोहन असली देवराज चौहान जगमोहन नहीं है। उनमें से एक वीरेंद्र त्यागी नाम का अपराधी है। पूरा विश्वास है सर आपको इस बात पर? कामेश्वर बोला। पूरा तो नहीं कह सकता, परंतु जो बातें तुमने मुझे बताई है उन्हें सामने रखकर यही नतीजा निकलता है। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो जानी चाहिए कामेश्वर, खेमकर बोला। देखते हैं। कामेश्वर उठा। मैं वो फोन नंबर दामोलकर को देकर फोन कंपनी में भेजता हूँ कि उस नंबर की तस्दीक करके उसकी लोकेशन का पता लगाया जाए। हमें तेजी दिखानी होगी। चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों चंपानेरगढ़ से विदा लेकर बाहर निकल गए। पीछे चंपानेरकर के चेहरे पर सख्ती दिखाई दे रही थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ पलों बाद उसने टेबल का ड्रॉर खोला तो उसमें 4 मोबाइल फोन रखे दिखे। उनमें से एक फोन उसने उठाया और नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर अब कड़वी मुस्कान नाच रही थी। 3 कमरे के आलीशान फ्लैट में वीरेंद्र त्यागी और जगजीत मौजूद थे। फ्लैट में जरूरत की हर चीज मुहैया थी। किराए में यह सब सामान भी शामिल था। खाने पीने का सामान कल ही जगजीत बाजार से ले आया था और फ्रिज भर दिया था। टीवी चला रखा था और हर वक्त वो न्यूज देखते रहते। न्यूज टीवी चैनल वाले हर वक्त देवराज चौहान और जगमोहन की तस्वीरें दिखा रहे थे। ये चेहरे वो ही थे जो कि सीसीटीवी में डकैती के दौरान आए थे। त्यागी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान नाच उठती जब भी वो टीवी में देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे देखता। जगजीत भी खुश था कि सब ठीक से संपन्न हो गया और बाजी मार ली गई। देवराज चौहान और जगमोहन अब बचने वाले नहीं त्यागी। उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिल रही होगी। पूरी सरकारी मशीनरी इन्हें ही ढूंढ रही है। पुलिस, सीबीआई और क्राइम ब्रांच हाथ धोकर देवराज चौहान और जगमोहन की तलाश में जुट गए हैं। साला मुझसे दुश्मनी लेता है, अब दिखाए बच के। मैंने संगीन डकैती देवराज चौहान के नाम पर थोप दी है। बहुत जल्द मरेगा ये। वो समझ तो गया होगा कि हम ही इसके पीछे हैं। समझता रहे, परंतु हम उन्हें मिलने वाले कहाँ है? त्यागी ठठाकर हंस पड़ा। कानून बुरी तरह उनके पीछे है। वे हमें ढूंढने का वक्त भी नहीं ढूंढ पाएंगे। खुद को बचाने में ही उनका दोनों का वक्त चला जाएगा। ये बात तो है। त्यागी का मुकाबला करना आसान बात नहीं है। मेरे से पंगा लेगा? मेरे से पंगा लेकर देवराज चौहान ने? त्यागी, जगजीत सोच भरे स्वर में बोला। अब हमें बाकी का काम भी जल्दी से निपटा देना चाहिए। त्यागी ने जगजीत को देखा। डिवाइस को बेच देना चाहिए। त्यागी ने हौले से सिर हिलाया। लेकिन एक बात मैं कल से सोच रहा हूँ। जगजीत बोला। क्या? पार्टियों को पता है कि तू डिवाइस पर हाथ डालने वाला है? हाँ, मैं उन्हें बता चुका था, और अब वो खबरें सुनकर समझ भी गए होंगे कि मैं कामयाब रहा। तो अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? मैंने किसी को अपना फोन नंबर नहीं दिया, उनके मांगने के बावजूद नहीं दिया। यही कहा कि डिवाइस हाथ में आ जाने के बाद खुद उन्हें फोन करूंगा, और अब वो तड़प रहे होंगे कि मेरा फोन क्यों नहीं आया। खास तौर से अमेरिका वाले तड़प रहे होंगे, क्योंकि उनके साथ तो मैंने 800 करोड़ की डील फाइनल कर ली थी। त्यागी ने हंसकर कहा।
मेरे ख्याल में तो तुम्हें काम जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए, जगजीत ने कहा। उसके बाद हम भी कहीं जाकर आराम से बैठें। इतनी आसानी से नहीं निपटने वाला यह काम। मैं अमेरिका, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों के बीच डिवाइस की नीलामी करूंगा। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो डिवाइस ले जाएगा, त्यागी ने सोच भरे स्वर में कहा। वैसे भी अब न्यूक्लियर डिवाइस का राज खुल चुका है। दुनिया भर के देश डिवाइस के बारे में जान चुके हैं। ऐसे में और भी कई देश सामने आ जाएंगे जो इस करिश्मे से भरी डिवाइस को हासिल करना चाहेंगे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया के देशों से मैं बात करूंगा। वो भी नीलामी में आएंगे और हमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ी रकम हासिल होगी। जिस देश के साथ डिवाइस का सौदा होगा उसी देश में हम अपना जबरदस्त कारोबार खड़ा करेंगे, वहीं रहेंगे और हिंदुस्तान घूमने आया करेंगे। जगजीत मुस्कुराया, परंतु चेहरे पर गंभीरता थी। तेरा प्लान बुरा नहीं, परंतु मेरा यह कहना है कि 800 करोड़ की रकम ही हमारे लिए बहुत है। चुपचाप अमेरिका से ही डिवाइस का सौदा कर लेना चाहिए। ज्यादा ढोल पीटना ठीक ना होगा। हिंदुस्तान की सरकार बेवकूफ नहीं है। यह बात जान ही जाएगी कि डिवाइस को बेचने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा क्या जाएगा? त्यागी जहरीले स्वर में बोल उठा। हम तो ये काम कर नहीं रहे हैं। ये काम तो देवराज चौहान और जगमोहन कर रहे हैं। उस वक्त हमारे चेहरों पर देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरे वाला मास्क होगा। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि हिंदुस्तान सरकार को इस बात की खबर जरूर मिले कि देवराज चौहान और जगमोहन ने फला देश के साथ सौदा करके डिवाइस बेच दी है। मैं देवराज चौहान को, कहीं ऐसी कोशिश में हम न फंस जाएं। हम नहीं फंस सकते, त्यागी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। 800 करोड़ जानता है त्यागी कितनी बड़ी रकम होती है? जगजीत ने गंभीर स्वर में कहा। हमें चुपचाप 800 करोड़ लेकर एक तरफ बैठ जाना चाहिए और ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। ऐसे में हिंदुस्तान सरकार भी तब यही सोचेगी कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस देवराज चौहान और जगमोहन ने बेच दी है। वैसे भी इतनी बड़ी खबर छिपने वाली नहीं। देर सवेर में यह बात बाहर आ ही जाएगी कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस किस देश के पास है। यह बात जुदा है कि वो देश इनकार करता रहेगा कि उसके पास ऐसी कोई खोजी डिवाइस नहीं है। जगजीत, त्यागी गंभीर स्वर में कह उठा। 800 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु अगर 800 करोड़ के बदले हमें 1500 करोड़ हासिल हो जाए तो क्यों ना कोशिश करें हम। कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक रहेगा। त्यागी बोला। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुझ पर भरोसा है तभी तो। उसी पल कुछ दूर पड़ा फोन बज उठा। दोनों की निगाह मोबाइल की तरफ उठी। तूने यह नंबर किसी को दे रखा है? जगजीत बोला। यह नया नंबर है। इस काम को शुरू करने से पहले इस काम के लिए ही यह नया नंबर लिया था। बाहर किसी आदमी के पास नहीं है ये नंबर। त्यागी उठता हुआ बोला। लखानी परेरा वाडेकर के ही पास था। ओह, परेरा पुलिस कस्टडी में है, उसने तुम्हारा नंबर पुलिस को बताया होगा। जगजीत बेचैन हो गया। ओह, त्यागी ने पास पहुंचकर मोबाइल उठाया। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हें इस फोन से छुटकारा पा लेना। चंपा नेरकर का फोन है। स्क्रीन पर आया नंबर देखते त्यागी ने कहा। हमारे कारनामे सुनकर साले का चैन हराम हो गया होगा। कहने के साथ ही कॉलिंग स्विच दबाकर त्यागी ने फोन कान से लगाया। हेलो, देवराज चौहान कहूं या वीरेंद्र त्यागी कहूं? चंपा नेरकर की व्यंग भरी आवाज कानों में पड़ी। ये सुनते ही त्यागी बुरी तरह चौंक गया। अविश्वास के भाव आए त्यागी के चेहरे पर। चंपा नेरकर, त्यागी ने सब्र के साथ कहा। अब क्या जरूरत पड़ी तुझे फोन करने की? जवाब नहीं दिया तुमने मुझे कि देवराज चौहान कहूं या वीरेंद्र त्यागी। मैं देवराज चौहान हूं, तुम मिल चुके हो। परंतु वीरेंद्र त्यागी कौन है? क्या कहना चाहते हो? तुम वीरेंद्र त्यागी हो, उधर से चंपा नेरकर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मन ही मन सिटपिटा गया त्यागी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं बकवास नहीं कर रहा। अब सारे हालातों पर गौर करके सोचता हूं तो सब कुछ समझ में आता है मेरी। तुम मेरे से, वाडेकर से, लखानी से, परेरा से, सबसे मिले, परंतु खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की कि तुम ही देवराज चौहान हो, जबकि तुम न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती करने जा रहे थे। तुमने तो ढोल पीटा कि तुम देवराज चौहान थे, क्योंकि तुम देवराज चौहान हो ही नहीं। तुम उसे इस संगीन डकैती में फंसाना चाहते थे। तुम यकीनन वीरेंद्र त्यागी हो। एक बार पहले भी तुम देवराज चौहान के चेहरे का मास्क ओढ़कर डकैती मास्टर देवराज चौहान को मुसीबत में डालने की असफल कोशिश कर चुके हो। तुम अब भी यही गेम खेल रहे हो और यही कहना चाहते हो, साबित करना चाहते हो कि तुम देवराज चौहान हो, तो जल्दी ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। वीरेंद्र त्यागी ने गहरी लंबी सांस ली। जगजीत पास आ गया था। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या बात हो रही है। ठीक है, त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं वीरेंद्र त्यागी हूं।
ये तुम्हें कैसे पता चला? ये पुलिस को भी पता चल चुका है। उस मकान से मिले तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद तुम्हारे फिंगरप्रिंट से मिल गए हैं। पुलिस का ध्यान अब वीरेंद्र त्यागी की तरफ। ये नहीं हो सकता। त्यागी गुर्रा उठा। क्यों नहीं हो सकता? पुलिस को कैसे ख्याल आया कि वहां मिले फिंगरप्रिंट्स मेरे उंगलियों के निशानों से मिलने चाहिए? तुमने देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर को बेवकूफ समझ रखा है क्या? वीरेंद्र त्यागी, चंपा नेरकर की आवाज कानों में पड़ रही थी। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम ये सब करते रहोगे और वो आराम से बैठा रहेगा? क्या किया है देवराज चौहान ने? त्यागी के दांत भिज गए। जगजीत माथे पर बल डाले त्यागी को देख रहा था। देवराज चौहान बार बार उन पुलिस वालों से मिल रहा है जो ये केस देख रहे। असंभव। इन हालातों में देवराज चौहान पुलिस वालों से मिलेगा तो वे उसे छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है देवराज चौहान जब उनसे मिलता हो तब वो देवराज चौहान पर हाथ डालने के काबिल न हो। देवराज चौहान ने उनसे कहा कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती और बैंक और ज्वेलर शॉप पर डकैती उसने नहीं की। ये काम वीरेंद्र त्यागी और जगजीत ने उसके और जगमोहन के फेस मास्क लगाकर किया है। जगजीत बहुत अच्छे फेस मास्क बनाता है और इस तरह का काम त्यागी एक बार पहले भी कर चुका है। सत्यानाश! त्यागी गुर्रा उठा। पुलिस ने देवराज चौहान की बात पर यकीन नहीं किया, परंतु जब उस मकान से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स देवराज चौहान और जगमोहन के फिंगरप्रिंट से नहीं मिले तो तब पुलिस ने पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हर वीरेंद्र त्यागी नाम के अपराधी की उंगलियों से मिलाए और तुम्हारी उंगलियों से मेल खा गए। अब पुलिस के पास तुम्हारी तस्वीर है। त्यागी का चेहरा गुस्से से ततक रहा था। पास खड़ा जगजीत बोला, क्या हुआ? चुप कर! त्यागी गुर्रा उठा। जगजीत समझ गया कि भारी गड़बड़ हो चुकी है। मुझसे कुछ कहा? उधर से चंपा नेरकर की आवाज आई। नहीं। त्यागी ने गुस्से से भरी गहरी सांस ली। अब पुलिस क्या करने वाली है? पहले मेरी बात पूरी तो सुन लो। क्या? देवराज चौहान और जगमोहन पुलिस कस्टडी में घायल पड़े परेरा से भी मिलाए। डॉक्टर बनकर गए थे दोनों और परेरा ने पुलिस को बयान दिया है कि देवराज चौहान और जगमोहन उससे मिलने आए थे और जगमोहन की कदकाठी उस जगमोहन की कदकाठी से मेल नहीं खाती जिस जगमोहन के साथ उसने डकैतियां की थी। पुलिस के लिए ऐसी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि उस मकान से मिले उंगलियों के निशान देवराज चौहान से ना मिलकर तुम्हारी उंगलियों के निशानों से मिलना। परेरा का कहना है कि जिस जगमोहन के साथ डकैती की थी, जिस जगमोहन को अब देखा, दोनों की कदकाठी में फर्क। अब पुलिस क्या देवराज चौहान को नहीं ढूंढ रही? त्यागी ने बेचैनी से कहा, यह केस मेरे पास नहीं है, परंतु जो मुझे पता है वो तुम्हें बता रहा हूं कि पुलिस का ध्यान थोड़ा सा बटा है और तुम्हारी तरफ हो गया है। चंपा नेरकर ने कड़वे स्वर में कहा, परंतु मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए फोन किया था। क्या बात? मैंने तुम्हारे लिए लखानी, वाडेकर और परेरा का इंतजाम किया क्योंकि तुम मुझे मोटी रकम देने का वादा कर चुके थे, परंतु तुमने मुझे एक धेला भी नहीं दिया। त्यागी, चंपा नेरकर ने कहा, तुम्हें वाडेकर का करोड़ों रुपया मिल तो गया। वो बात रहने दो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वादा करके भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अब हालात ये है कि पुलिस शाम तक तुम तक पहुंच जाएगी, बेशक तुम कहीं भी जाकर छिप जाओ। विश्वास करना मेरी बात का कि पुलिस के हाथ ऐसा क्लू लगा है कि तुम शाम तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे, चाहे कहीं भी भाग लो। ये नहीं हो सकता। त्यागी के होठों से निकला, यह होने वाला है। तुम पागल हो? भला कोई मुझ तक कैसे पहुंच? बहुत तगड़ा क्लू है पुलिस के पास और उस पर पुलिस ने काम करना भी शुरू कर दिया है। समझो पुलिस के कदम तुम्हारी तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो शाम तक तुम तक पहुंच जाएंगे, परंतु मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। कैसे? त्यागी ने बेचैनी से सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हारे जो काम मैंने पहले किए और अब भी तुम्हें बचाऊंगा, उसकी कीमत 5 करोड़ तुम्हें देनी होगी। बहुत ज्यादा मुंह फाड़ रहे हो, वीरेंद्र त्यागी दांत खींचकर बोला। उधर से चंपा नेरकर ने फोन बंद कर दिया। होठ पीछे त्यागी ने कान से फोन उठा लिया। क्या बात है? जगजीत ने पूछा। गड़बड़ लग रही है कुछ? तो मुझे यह बताओ कि चंपा नेरकर ने ऐसा क्या कहा कि तुम चिंतित हो गए? त्यागी ने सारी बात बताई। परेशान सा खड़ा जगजीत सब कुछ सुनता रहा। वो कहता है कि शाम तक पुलिस हमारे पास पहुंच जाएगी, बेशक हम कहीं भी चले जाएं। त्यागी बोला। यह कैसे हो सकता है? हम मुंबई से बाहर निकल। चंपा नेरकर कह रहा था कि कहीं भी जाए पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। त्यागी गुर्राया। बकवास करता है साला। उसकी आवाज में विश्वास का पुट था। हमारे पास पहुंचने के लिए पुलिस के पास कुछ खास क्लू है। खास क्लू? जगजीत व्याकुल हो गया। त्यागी ने जगजीत को देखा। ठीक है, उसे 5 करोड़ दे दे। जगजीत बोला, इन हालातों में 5 करोड़ हमारे लिए मामूली रकम है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कहकर त्यागी ने वापस चंपा नेरकर का नंबर मिलाया। बैल बजी। चंपा नेरकर की आवाज कानों में पड़ी। तेरे में समझदारी होती तो पहले ही मेरी बात मान जाता। हमें मिलना पड़ेगा, त्यागी ने उखड़े स्वर में कहा। मिलना तो पड़ेगा। 5 करोड़ लेने हैं तो तेरा चेहरा भी देखना है। उधर से चंपा नेरकर की आवाज आई। तू तो गुरु बंदा निकला। पहले मैं भी
तुझे देवराज चौहान ही समझता रहा। अगर पता होता कि तू देवराज चौहान नहीं कोई और है तो अपने पैसे लेने के लिए मैं तभी तेरी गर्दन धर दबोचता। मैं देवराज चौहान से ज्यादा खतरनाक हूं, यह बात याद रखना, त्यागी ने कहा। तू कुछ भी नहीं है, इस वक्त तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। पुलिस के अंदर की बात तेरे को ना बताऊं तो शाम तक तू सलाखों के पीछे बैठा फड़फड़ा रहा होगा। इस वक्त तो मैं 10 करोड़ मांगू तो वो भी तू देगा। त्यागी के होठ भींचे रहे। क्या कह रहा था? जगजीत ने पूछा। बकवास कर रहा है, त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। तभी उधर से चंपा नेरकर की आवाज कानों में पड़ी। क्या कहा तुमने? जगजीत पूछ रहा था कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने उसे बताया कि तुम बकवास कर रहे हो, त्यागी गुर्राया। मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि तुम मुझे 5 करोड़ देने वाले हो। कहाँ मिलोगे? जगह तय हुई। वक्त 1 घंटे बाद का था। त्यागी ने फोन बंद किया तो जगजीत गंभीर स्वर में कह उठा। यह सब काम करने के पीछे चंपा नेरकर की चाल तो नहीं हमें गिरफ्तार कर लेने की? वो ऐसा सोच भी नहीं सकता क्योंकि इस काम में उसने अनजाने में हमारी सहायता की थी। परेरा, वाडेकर, लखानी का इंतजाम उसने ही मुझे करके दिया था। वो जानता है कि हम चंपा नेरकर द्वारा ही गड़बड़ से पकड़े गए तो पुलिस को कह सकते हैं कि इस सारे काम का मास्टरमाइंड चंपा नेरकर था। हम तो उसके इशारे पर काम कर रहे थे। मिलने वाले पैसे का वो 10% हमें देने वाला था। फिर भी हमें सावधान रहना होगा, जगजीत व्याकुल स्वर में कह उठा। लोअर परेल इलाके के एक फुटपाथ पर वे मिले। त्यागी ही मिला। हाथ में छोटा सा ब्रीफकेस था। जगजीत दूर खड़ा आसपास नजर रख रहा था कि चंपा नेरकर कोई चाल तो नहीं चल रहा। चंपा नेरकर को वहां खड़े 15 मिनट से वो देख रहे थे। आसपास से लोग निकल रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक था। पास ही चंपा नेरकर की वो कार खड़ी थी जिसमें वो आया था। 15 मिनट नजर रखने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई नहीं दिखा जो चंपा नेरकर के साथ हो। फुटपाथ पर खड़ा चंपा नेरकर आते जाते लोगों को देख रहा था। तब ब्रीफकेस थामे त्यागी चंपा नेरकर के पास जा पहुंचा था। दोनों की नजरें मिली। कैसे हो चंपा नेरकर? त्यागी ने कहा। चंपा नेरकर ने आवाज से उसे पहचाना और मुस्कुरा दिया। ओ तुम, सच में तुम्हें देखकर मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम हूबहू देवराज चौहान बन सकते हो। त्यागी उसे घूरता रहा। वीरेंद्र त्यागी नाम है तुम्हारा। खूब। तुम्हारा साथी जगजीत कहाँ है? वो इस वक्त तुम्हें निशाने पर लिए हुए है कि तुम कोई चालाकी करो और वो तुम्हें शूट कर दे। देवराज चौहान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसके पीछे? सिर्फ काम की बात करो एसीपी, मैं तुमसे दोस्ती करने नहीं आया, त्यागी कठोर स्वर में बोला। चंपा नेरकर ने उसके हाथ में दबे ब्रीफकेस को देखकर कहा, इसमें है 5 करोड़। हाँ दिखाओ, कार में चलो। दोनों पास ही खड़ी चंपा नेरकर वाली कार में जा बैठे। त्यागी ने ब्रीफकेस खोलकर चंपा नेरकर की तसल्ली कराई। चंपा नेरकर ने ब्रीफकेस लेकर पीछे वाली सीट पर रखते हुए कहा, अगर तुमने पहले ही मुझे पैसा दे दिया होता तो यह खबर मैं तुम्हें मुफ्त में दे देता। ये बताओ कि मैं पुलिस के हाथों कैसे फंस सकता हूं? त्यागी ने कठोर स्वर में पूछा। अगर मुझे इस बात का जरा सा भी शक होता कि तुम न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती करने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए लखानी, वाडेकर, परेरा को इकट्ठा करने में अपनी सहायता नहीं देता। मैंने तो सोचा था कि तुम देवराज चौहान और पैसे के लिए डकैती करने के लिए तुम्हें इन लोगों की जरूरत है। तुम कितने कमीने हो यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, त्यागी ने कड़वे स्वर में कहा। तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते त्यागी, लेकिन यह बात तय है कि मैं तुमसे कम कमीना हूं, चंपा नेरकर ने सख्त स्वर में कहा। पुलिस के हाथ में नहीं पड़ना चाहते तो अपना मोबाइल फोन अपने से दूर कर दो। इस फोन का नंबर परेरा को पता था और उससे नंबर जानकर पुलिस फोन कंपनी द्वारा इन नंबर के फोन की लोकेशन ट्रेस करवा रही है। इस तरह पुलिस को तुम्हारी लोकेशन पता चल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब पुलिस ने तुम्हें आ घेरा। त्यागी के होठों से गहरी सांस निकल गई। यह बात उसे पहले ही सोच लेनी चाहिए थी, परंतु सोच ही नहीं पाया था इस बात को। ठीक है, त्यागी बोला, और कोई बात? अगर फिर से अपने काम की कोई बात जानना चाहते हो तो तुम्हें हर बार 1 करोड़ की कीमत देनी होगी। मंजूर है? त्यागी कार का दरवाजा खुलता क्या उठा। परंतु तुम्हारा नया फोन नंबर मेरे पास नहीं होगा, चंपा नेरकर ने कहा। मैं तुम्हें फोन कर लिया करूंगा। मैं ऐसे बात नहीं बनेगी। जैसे आज इमरजेंसी रही उस तरह फिर कभी इमरजेंसी हुई तो मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूंगा? उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तुम्हें फोन पर नया नंबर दे दूंगा। बाहर निकलकर त्यागी ने कार का दरवाजा बंद किया। चंपा नेरकर की कार स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। त्यागी ने आसपास देखा,
फिर उस तरफ बढ़ गया जिधर जगजीत खड़ा था। उसने जेब में रखे मोबाइल फोन को थपथपाकर टटोला, जो कि कभी भी उसके लिए मौत का बायस बन सकता था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। एसीपी खेमकर कुछ देर पहले ही पुलिस हेडक्वार्टर अपने ऑफिस में पहुंचा था और चपरासी को चाय बनाकर लाने को कह दिया था। कुर्सी पर बैठा और सोचों में उलझा टेबल पर पड़ी चीजों को देखने लगा। उसका मन उलझा हुआ था, चेहरा थकान से भरा हुआ था। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती ने उसे बेहद परेशान कर रखा था। तभी फोन की घंटी बजी। खेमकर ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर पड़े फोन का रिसीवर उठाया। हेलो खेमकर, उधर से भारी भरकम आवाज कानों में पड़ी। सर। खेमकर तुरंत सतर्क भाव से क्या उठा। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की संगीन डकैती के मामले में तुमने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। एसीपी कामेश्वर मेरे साथ है। पूरी मुंबई में हमारे मुखबिरों का जाल फैला है। कभी भी मैंने पूछा है कि देवराज चौहान पकड़ा गया कि नहीं। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को कब वापस हासिल कर रहे हो? मुझे पॉजिटिव जवाब चाहिए। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम क्या कर रहे हो, उधर से कहा गया। 1-2 दिन में कुछ न कुछ हो जाएगा सर, खेमकर गंभीर स्वर में बोला। तेजी दिखाओ, यह संगीन मामला है। जल्दी से कुछ करो और मुझे बताओ। इसके साथ ही लाइन कट गई। खेमकर ने होठ भींचकर रिसीवर वापस रखा। चपरासी चाय रख गया। खेमकर ने प्याला अपनी ओर सरकाया और घूंट भरा। वो जानता था कि मामला बेहद ज्यादा उलझ चुका है। अभी यह बात किसी को भी बताई नहीं जा सकती कि इस मामले के पीछे देवराज चौहान ना होकर किसी और के होने का शक था, क्योंकि यह बात कोई नहीं सुनेगा। इस बात को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, और जो सबूत है वो अधूरे हैं, कम है। 2 ही तो सबूत थे पास में। एक ये कि उस मकान में देवराज चौहान की उंगलियों के निशान नहीं मिले, बल्कि वीरेंद्र त्यागी के मिले हैं। निशानों का मिलान हो चुका था। दूसरा, परेरा का कहना था कि पहले वाले जगमोहन की और अब उसके पास आए जगमोहन की कद काठी में फर्क था। ये बातें खेमकर तो समझ सकता था, परंतु किसी को समझा नहीं सकता था। चाय खत्म करके खेमकर ने कामेश्वर के मोबाइल पर फोन लगाया। बात हुई। इंस्पेक्टर दामोलकर ने फोन कंपनी के ऑफिस में से कोई रिपोर्ट दी। 2 घंटे पहले दामोलकर ने फोन पर बताया कि वो फोन नंबर लोकेशन चेकिंग पर लगाया जाने वाला है, उधर से कामेश्वर ने कहा। उसके बाद कोई फोन नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया। मैं पता करता हूँ, उसे फोन करता हूँ। खेमकर ने फोन बंद किया, टेबल पर रखा। चेहरे पर गंभीरता और परेशानी थी। उसी पल दरवाजे को धकेलकर इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने भीतर प्रवेश किया। खेमकर उसे एकाएक सामने पाकर चौंका। तुम? मैं सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूं सर। नेपाल का काम अधूरा छोड़कर आया हूं, यह जानकर कि देवराज चौहान इस मामले में है। वानखेड़े आगे आ पहुंचा। बैठो, सांस तो ले लो। क्या लोगे? चाय, कॉफी, लंच तो नहीं किया होगा। ये बातें बाद में सर, पहले। मुझे सर मत कहो, तुम्हें पहले भी मना कर चुका। लेकिन आपका ओहदा मेरे से बड़ा। यही ओहदा तुम्हारा भी होता। अगर तुमने तरक्की कर ली होती तो क्या मुझे ऐसे ही कहकर बुलाते? खेमकर मुस्कुराया। ठीक है, आप मुझे देवराज चौहान के बारे में बताइए और सारे मामले के बारे में। वानखेड़े गंभीर दिखने लगा। खेमकर ने मोबाइल उठाकर कामेश्वर को फोन किया और बात होते ही बोला, मेरे ऑफिस में आ जाओ। वानखेड़े आ गया है, वो सारा मामला जानना चाहता है। तुम भी पास रहोगे तो बेहतर होगा। इसके बाद खेमकर ने बाहर बैठे चपरासी से 3 कॉफी लाने को कहा। 5 मिनट में ही कामेश्वर आ पहुंचा और वानखेड़े से उखड़े स्वर में बोला, यह सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। मेरी लापरवाही? सालों से देवराज चौहान की फाइल तुम्हारे पास है, परंतु वो अब तक आजाद है। क्यों? देवराज चौहान सतर्क रहने वाला इंसान है। वो ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ता कि जिस पर चलकर उसके पास पहुंचा जा सके। ये सब बकवास है। मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता। मैं सच कह रहा हूं। मुझे तो लगता है कि देवराज चौहान और तुम में कोई टाका है। कामेश्वर गुस्से में था। वो कैसे सर? वानखेड़े एकाएक मुस्कुराया। 2 दिन पहले देवराज चौहान हमें मिला और उसने कहा कि आप वानखेड़े से पूछ लीजिए, ये काम मैंने नहीं किया। तुम दोनों इतने घुले मिले हो कि यह बात भी दावे के साथ कह सकते हो कि यह काम उसने किया है और ये नहीं किया, क्योंकि मैं देवराज चौहान के हर पैतरे से वाकिफ हो चुका हूं सर। तुम? कामेश्वर, खेमकर ने टोका, हम काम की बात को भूल रहे हैं। तो अभी क्या मैं काम की बात नहीं कर रहा? कामेश्वर उखड़े स्वर में बोला। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती पर बात होनी चाहिए, खेमकर ने पुनः कहा। 2 पलों के लिए वहां खामोशी उभरी, फिर वानखेड़े कह उठा, मैंने नेपाल के अखबारों में पढ़कर
इस मामले के बारे में जाना है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये काम देवराज चौहान ने नहीं किया। फोन पर बात की होगी देवराज चौहान से, तभी तुम वापस लौटे। देवराज चौहान ने कहने की कीमत दे दी या देगा अभी? कामेश्वर ने गुस्से से कहा। क्या यही कहने नेपाल से आए हो? वानखेड़े ने गंभीर नजरों से खेमकर को देखा। कामेश्वर, खेमकर पहलू बदलता बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? वानखेड़े एक जिम्मेदार ऑफिसर है, तभी अभी तक सालों से देवराज चौहान आजाद है। आप लोगों को भी तो मिला देवराज चौहान। वानखेड़े ने कहा, उसे पकड़ क्यों नहीं लिया? कामेश्वर ने होठ भींचकर वानखेड़े को देखा। ये बात तो मैं आपको भी कह सकता हूँ कि पकड़ने की अपेक्षा उससे पैसा लेकर उसे जाने दिया। क्या? कामेश्वर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम मुझ पर रिश्वत लेने का इल्जाम? तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। मैं तुमसे देवराज चौहान का केस लेकर एंटी रॉबरी सेल को दे दूंगा। कामेश्वर ऊंचे स्वर में कह उठा। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं। ये मत बोलो कि तुम इंस्पेक्टर हो और मेरे मुंह लग रहे हो। वानखेड़े के चेहरे पर मुस्कान उभरी। खेमकर उठकर कामेश्वर के पास पहुंचा और उसे कुर्सी पर बिठाता कह उठा, शांति से बैठ जाओ, बहुत हो गया। हम यहाँ पर न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का मामला सुलझाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं। अभी मुझे ऊपर से फोन आया था और वो पूछ रहे थे कि इस मामले में अब तक क्या हुआ है। इस तरह हमें वक्त बर्बाद करने का कोई हक नहीं। हमें सिर्फ इसी मसले पर बात करनी है। तभी दरवाजा खोलकर चपरासी ने भीतर प्रवेश किया। ट्रे में रखे कॉफी के 3 प्याले वो लाया था और टेबल पर रखकर चला गया। कॉफी लो। खेमकर एक प्याला अपनी तरफ सरकाता गया उठा। दोनों ने कॉफी के प्याले अपनी तरफ सरकाए। खेमकर ने कॉफी का घूंट भरा और कामेश्वर को देखा जो अभी तक उखड़ा पड़ा था। तुम खुद को संभालो कामेश्वर, इस हाल में रहकर तुम मामला हल नहीं कर सकोगे। कामेश्वर ने कुछ नहीं कहा, कॉफी का घूंट भरा। वानखेड़े, खेमकर ने कहा, तुम देवराज चौहान के बारे में क्या कह रहे थे? न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती देवराज चौहान ने नहीं की। वानखेड़े निर्णयात्मक स्वर में बोला। कामेश्वर ने तीखी नजरों से वानखेड़े को देखा। यह तुम किस आधार पर कह सकते हो? खेमकर के माथे पर बल पड़े। मैं देवराज चौहान की नस नस से वाकिफ हूं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि पुलिस वालों को या सरकार की व्यक्तिगत निगाह उस पर पड़े। यही वजह है कि देवराज चौहान को कभी खतरनाक नहीं माना गया और वह अभी तक आजाद है। वो ना तो कभी पुलिस वालों के रास्ते में आता है, ना ही सरकार के। वो सिर्फ डकैतियां करता है पैसे के लिए, परंतु डकैती के दौरान वो किसी की भी जान नहीं लेता। अगर ऐसी नौबत आए तो वो अपना काम वहीं का वहीं छोड़ देता है। काफी दोस्ताना जानकारी है देवराज चौहान के बारे में, कामेश्वर ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चौहान की फाइल कुछ साल पहले आप भी रखते तो आप भी यही कहते, वानखेड़ा बोला। देवराज चौहान ने 10 दिन में 3 डकैतियां की, कामेश्वर बोला। उसके साथ परेरा, लखानी, वाडेकर और जगमोहन थे। पहली डकैती बैंक में की। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों ने उनके चेहरे रिकॉर्ड कर लिए। दूसरी डकैती ज्वेलर्स के यहाँ की। वहां भी लगे सीसीटीवी कैमरों ने उनके चेहरे पकड़ लिए। फिर इन सब ने उस सरकारी इमारत ग्रीन हाउस में बेहतरीन प्लानिंग के साथ डकैती की। वहां भी सीसीटीवी कैमरों ने इनके चेहरे रिकॉर्ड कर लिए। वही देवराज चौहान, वही उसके साथी। 10 दिन में 3 डकैतियां और तीसरी डकैती न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की। सीसीटीवी कैमरों ने स्पष्ट रिकॉर्डिंग की है। 17 लोगों की वहां हत्या हुई है। क्या तुम उन तीनों जगह की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहोगे? जरूर देखूंगा, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। तुम कहते हो कि यह काम देवराज चौहान ने नहीं किया। रिकॉर्डिंग देखने के बाद तुम ऐसा नहीं कह पाओगे। वानखेड़े कामेश्वर को देखता रह गया। देवराज चौहान का एक साथी परेरा जिंदा हमारे हाथ लग गया है। तुम्हें उसके बयान भी लेने चाहिए। वो देवराज चौहान को भर भर के गालियां दे रहा है कि उसे घायल अवस्था में छोड़कर देवराज चौहान भाग निकला। घायल अवस्था में छोड़कर देवराज चौहान चला गया। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। क्यों? कामेश्वर ने उसे देखा। देवराज चौहान कभी अपने साथियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। वो उनकी पूरी चिंता करता है। तो क्या मैं या परेरा झूठ कह रहे हैं? पता नहीं, वानखेड़े बेचैन दिखा। वानखेड़े, कामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम हमसे बेहतर जानते हो देवराज चौहान को, क्योंकि सालों से उसकी फाइल तुम्हारे पास है। लेकिन तुम्हारा यह कहना वाजिब नहीं है कि देवराज चौहान न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती नहीं कर सकता। वानखेड़े ने होठ बीच लिए। कभी भी किसी इंसान की आदतें बदल सकती है, सोचे और विचार बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं और वो काम कर देता है जिसे कि उसने कभी भी नहीं किया होता। कामेश्वर एक एक शब्द पर जोर देता गंभीर स्वर में कह उठा। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की हकीकत जानते हो कि उससे क्या काम लिया जा सकता है? अखबार में पढ़ा था।
न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को किसी देश के हाथ में बेचकर खरबों में पैसा लिया जा सकता है, और इतना पैसा किसी का भी ईमान खराब करने के लिए काफी है। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं सहमत हूँ आपकी बात से, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। जबरदस्त प्लानिंग के साथ न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती, देवराज चौहान इस तरह डकैती नहीं करता, वानखेड़े ने कहा। कामेश्वर के चेहरे पर झल्लाहट के भाव उभरे। खेमकर के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। वो दोनों की बातें सुन रहा था। तो कैसे करता है देवराज चौहान डकैती? कामेश्वर ने उसे घूरा। 11वीं मंजिल लूटने के लिए वो कभी भी 10वीं मंजिल पर आग नहीं लगाएगा। वो इस तरह काम करता ही नहीं। खामोशी से काम करके निकल जाना पसंद करता है। वो इतनी खतरनाक चीज पर कभी भी हाथ नहीं डालेगा, जबकि उसे पता हो कि इस काम के बाद देश की सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। ये बातें अब जांच का विषय है। इस काम को मैं आप लोगों के साथ मिलकर अंजाम देना चाहता हूँ। इसमें आपको कोई ऐतराज तो नहीं? हमें खुशी होगी। मैं तुमसे कहने ही वाला था कि तुम हमारे साथ इस केस पर काम करो, खेमकर कह उठा। तो मुझे यहाँ के हालात बताइए कि आप लोगों ने अभी तक इस मामले में क्या क्या तफ्तीश की, वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला। खेमकर उसे बताने लगा। जरूरत पड़ने पर कामेश्वर भी बोल पड़ता था। वानखेड़े ने सब कुछ सुना। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। वो खेमकर से बोला, सर, मुझे पूरा विश्वास है कि डकैती करने वाला देवराज चौहान नहीं बल्कि वीरेंद्र त्यागी ही है। देवराज चौहान आप लोगों के पास आकर ठीक सफाई दे रहा है कि ये काम उसने नहीं किया। मामले के हालातों को जानकर मैंने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि ये काम देवराज चौहान का किया नहीं हो सकता। अब आपकी बातें सुनकर ये बातें स्पष्ट हो गई। तुम बहुत जल्दी नतीजे पर जंप कर रहे हो, कामेश्वर बोला। मैं आप लोगों के साथ इस मामले की तफ्तीश करूंगा, वानखेड़े ने कहा। जो दो बातें हमें पता चली है वो इस बात का सबूत नहीं है कि यह काम वीरेंद्र त्यागी ने किया है। उस मकान से वीरेंद्र त्यागी की उंगलियों के निशान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी अपराधी तो है ही। जिस तरह ये बात सामने आ रही कि उसने देवराज चौहान के चेहरे का मास्क पहनकर यह काम किया, उसी तरह हम ये भी तो सोच सकते हैं कि शायद त्यागी वाडेकर के चेहरे में हो और उसकी उंगलियों के निशान मिले हो, खेमकर ने कहा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, परंतु वहां से देवराज चौहान की उंगलियों के निशान तो नहीं मिले ना। ये कोई जरूरी नहीं कि वहां से देवराज चौहान की उंगलियों के निशान मिले या ना मिले। आम बात यह है कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती के दौरान सीसीटीवी कैमरों ने देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों को स्पष्ट रूप से कैप्चर किया, जो कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वेश में थे, खेमकर बोला। गंभीरता में डूबा वानखेड़े का चेहरा हिला। अब हम परेरा के बयान पर आते हैं कि जिस जगमोहन के साथ उसने डकैती की और जो जगमोहन देवराज चौहान के साथ उससे अस्पताल में मिलने डॉक्टर के वेश में आया था, यानी कि दोनों जगमोहनों की सेहत कद काठी में फर्क था। परेरा का यह बयान भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम कह सकते हैं कि वो घायल है। 3 गोलियां लगी है उसे सदमा पहुंचा है कि सफल होने की अपेक्षा वो कानून की पकड़ में आ गया, और ऐसे में वो जो मुंह में आता है कहे जा रहा है। भला दोनों जगमोहनों में फर्क कैसे हो सकता है? दोनों एक ही इंसान तो है। वानखेड़े के होठ सिकड़े। वो बोला, आप ठीक कहते हैं कि इन बातों के दम पर केस की जांच पर टर्न नहीं आ सकता। हमारे पास इस वक्त महत्वपूर्ण सुराग सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग है, जो ये बताती है कि इस काम के पीछे देवराज चौहान, जगमोहन, लखानी, परेरा और वाडेकर थे। लखानी, वाडेकर वहां के गनमैनों का मुकाबला करते मारे गए। परेरा घायल होकर पुलिस के हत्थे पड़ गया और देवराज चौहान, जगमोहन न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती करके ले गए। यानी कि इस संगीन डकैती के मुख्य अपराधी देवराज चौहान और जगमोहन है। पूरे मुंबई में ही नहीं बल्कि देश भर की पुलिस के पास देवराज चौहान और जगमोहन की तस्वीरें पहुंच चुकी है। वे किसी भी हाल में बचे नहीं रह सकते। या तो वे पकड़े जाएंगे या किसी भी वक्त पुलिस से मुठभेड़ करते वक्त मारे जाएंगे। परंतु हम चाहते हैं कि वो जिंदा हाथ लगे ताकि उनसे न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को वापस पाया जा सके। यह भी हो सकता है कि उसने न्यूक्लियर खोजी डिवाइस किसी और देश को बेच दी हो तो। अभी नहीं, कामेश्वर ने सिर हिलाया। अभी सौदा नहीं हुआ होगा। परेरा का कहना है कि देवराज चौहान ने कहा था कि वो अमेरिका से बात कर चुका है और अमेरिका उसे 800 करोड़ रुपए देने को तैयार है। परंतु देवराज चौहान का इरादा कीमत बढ़ाने का था, इसलिए उसने पाकिस्तानी सरकार से भी बात कर रखी है और पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों से भी। उसने कहा कि वो डिवाइस की नीलामी करेगा, जो ज्यादा पैसा देगा वो ही डिवाइस लेगा, और हम सोच सकते हैं कि इस तरह सौदा होने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। अभी डिवाइस देवराज चौहान के पास ही होगी। वानखेड़े के होठ भींचे पड़े थे।
चेहरा सख्त दिख रहा था। चाहे जैसे भी हो, हमें हर हाल में डिवाइस को वापस पाना है, वानखेड़े सख्त स्वर में बोला। हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, जो करना है तुरंत करना होगा, वरना डिवाइस हाथ से निकल जाएगी, हेमकर बोला। फौरन ही करेंगे, वानखेड़े बोला। देवराज चौहान का फोन कब आया था? क्यों? जब फोन आए तो उससे मेरी बात कराइएगा। क्या बात करना चाहते हो? सुन लीजिएगा, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन यह बात तो तय है कि यह डकैती देवराज चौहान ने नहीं की, उसे फंसाया जा रहा है। मुझे देवराज चौहान के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, परंतु मेरी समझ के हिसाब से हालात यही कह रहे हैं। मैं अभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखूंगा और परेरा से भी मिलना चाहूंगा। एक काम आपको और भी करना चाहिए कि वीरेंद्र त्यागी की जो तस्वीर पुलिस रिकॉर्ड में है, उसकी सैकड़ों कॉपी बनवाकर पुलिस वालों में बांट दीजिए। यह काम वीरेंद्र त्यागी ने देवराज चौहान का चेहरा अपना कर किया है, या वैसे किया है, परंतु किया है, क्योंकि उस मकान से उसकी उंगलियों के निशान भी मिले हैं। उसका भी पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, बेशक वो किसी भी रूप में संगीन डकैती से जुड़ा हो। खेमकर ने कामेश्वर को देखा। यह काम मैं अभी किए देता हूँ, कहते हुए कामेश्वर ने जेब से मोबाइल निकाला। उसी पल मोबाइल की बेल बजने लगी। हेलो, कामेश्वर ने बात की। सर, इंस्पेक्टर विजय दामोलकर की आवाज कानों में पड़ी। उस नंबर की लोकेशन पता चल गई है, नवी मुंबई में माउंट अपार्टमेंट के पास के फ्लैटों में है लोकेशन। वेरी गुड। उन फ्लैटों का कोई खास हिस्सा जहां? सर, आप लोग वहां पहुंचिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैटों के कौन से हिस्से से हमें सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, हम अभी वहीं पहुंचकर तुम्हें फोन करते हैं, कामेश्वर ने कहकर फोन बंद किया और खेमकर को देखकर बोला। देवराज चौहान वाले उस फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस हो गई है, जिसका नंबर परेरा ने बताया था। वो नवी मुंबई में माउंट अपार्टमेंट के पास के फ्लैटों की है। हमें तुरंत वहां जाना होगा, हम उसे पकड़ सकते हैं। जल्दबाजी मत करो, खेमकर गंभीर स्वर में बोला। हमें पूरे दल बल के साथ, पूरे इंतजाम के साथ वहां पहुंचना होगा। वो लोग कोई मामूली चोर नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर खोजी डिवाइस है। शाम के 6 बज रहे थे। दिन का उजाला पूरी तरह फैला था। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। नवी मुंबई के एक खास हिस्से के फ्लैट इस वक्त पुलिस के घेरे में थे। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। खाकी वर्दियों का बोलबाला था। लोगों का वहां से निकलना दुर्भर हो गया था। फ्लैटों में रहने वाले हैरान थे कि पुलिस कर क्या रही है। इतना तो हर कोई समझ चुका था कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस यह कार्रवाई कर रही है। 10 मिनट पहले ही हथियारबंद पुलिस को बताया गया था कि कौन से फ्लैट में उनका शिकार है। वानखेड़े, कामेश्वर और खेमकर पुलिस वालों को निर्देश दे रहे थे। कामेश्वर इस वक्त फोन पर दामोलकर से बात कर रहा था। फोन अभी भी फ्लैट में ही है सर, हमें सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इसके साथ ही कामेश्वर ने फोन बंद किया और खेमकर और वानखेड़े को देखकर बोला, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। फ्लैट के भीतर जो भी है उसे बाहरी हलचल का पता तो चल चुका होगा। वानखेड़े बोला, वो गोलियां भी चला सकता है। ये रिस्क तो हमें उठाना होगा, तुम पुलिस वालों को एक्शन में आने को कहो, खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा। वानखेड़े पुलिस वालों की तरफ बढ़ गया। वानखेड़े ठीक कहता है कि फ्लैट वाले गोलियां चला सकते हैं, कामेश्वर ने कहा, परंतु जीत हमारी ही होगी। वो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। कौन होगा भीतर, देवराज चौहान या वीरेंद्र त्यागी? कोई भी, जो भी हमें मिल जाए, हमें दोनों की ही जरूरत है। खेमकर की नजरें सामने लगी थी। तभी उन्होंने पुलिस वालों को उस फ्लैट का दरवाजा खोलकर गने थामे भीतर जाते देखा। फ्लैट का दरवाजा लॉक नहीं था। एक के बाद एक 10 जवान गन थामे 3 सेकंड में भीतर प्रवेश करते चले गए थे। तब वानखेड़े एक तरफ हटकर खड़ा नजर आ रहा था। सबको गोलियां चलाने का इंतजार था, परंतु मिनट भर बीत जाने के बाद भी गोलियों की आवाजें नहीं आई। खेमकर और कामेश्वर ने सोचा कि अपराधियों ने हथियार डाल दिए होंगे, परंतु वानखेड़े कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसे आने वाले वक्त का इंतजार था। तभी 2 जवान फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकले और एक ने उच्च स्वर में कहा, भीतर कोई भी नहीं है। उस फ्लैट के साधारण से ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर एक मोबाइल फोन रखा हुआ था। फ्लैट में वाकई कोई भी नहीं था। 5-6 जवान भीतर खड़े थे। खेमकर, कामेश्वर और वानखेड़े थे। मोबाइल फोन तो पड़ा है, कामेश्वर ने परेशान स्वर में कहा, परंतु यहां कोई भी नहीं है। यह बेहद खतरनाक बात है, वानखेड़े ने कहा। क्या मतलब?
कामेश्वर ने वानखेड़े को देखा। फोन यहाँ होने और किसी और के यहाँ नहीं होने का साफ मतलब है कि यहाँ जो भी था उसे पता चल गया कि हम मोबाइल के दम पर उसकी लोकेशन पता करते हुए यहाँ पहुंचने वाले हैं। यह बात उसे वक्त से पहले पता लग गई और यह बात जरूर उसे हम में से ही किसी ने बताई। वानखेड़े ने दोनों को देखा। हम में से? किसने? फोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, यह बात किस किस को पता थी? हम दोनों को। खेमकर ने कामेश्वर की ओर देखकर कहा, इंस्पेक्टर दामोलकर को और कमिश्नर चंपानेरकर को। तो इन चारों में से कोई गद्दार है, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। वानखेड़े? कामेश्वर ने चेतावनी देनी चाहिए। चुप हो जाओ, खेमकर गंभीर स्वर में बोला। तुम्हें नहीं, वो चार में से एक गद्दार की बात कर रहा है। चारों में से किसी ने तो बात बाहर की है, तभी तो यहां हमें सिर्फ मोबाइल पड़ा मिल रहा है। होठ भींचे कामेश्वर ने अपना मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। चंद पलों पश्चात टेबल पर पड़ा मोबाइल बजने लगा। यही है जिसे ट्रेस करते हम यहां पहुंचे, कामेश्वर ने उखड़े स्वर में कहा और मोबाइल काट कर जेब में रखा। टेबल पर पड़े मोबाइल की बेल बजनी बंद हो गई। यहां पर किसी चीज को कोई हाथ न लगाए, वानखेड़े ने कहा। यहां से फिंगरप्रिंट उठाए जाएंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन था यहां पर। वह जो भी था वो ही असल अपराधी है, क्योंकि परेरा के पास असली अपराधी का नंबर ही होगा जो कि उसने दिया था। यहां से देवराज चौहान या वीरेंद्र त्यागी में किसी एक के फिंगरप्रिंट हमें जरूर मिलेंगे। हमारी सारी भागदौड़ बेकार, खेमकर ने कहना चाहा। तभी टेबल पर पड़ा मोबाइल बज उठा। तीनों की नजरें मिली। एकाएक कामेश्वर आगे बढ़ा। उसने मोबाइल उठाया और कॉलिंग स्विच दबाकर फोन कान से लगाया। हेलो, कौन सा कमिश्नर बोल रहा है? उधर से त्यागी की कड़वी आवाज आई। खेमकर या कामेश्वर? कामेश्वर के होठ भींच गए। वानखेड़े और खेमकर की निगाहें उस पर टिकी थी। कामेश्वर? कामेश्वर, कामेश्वर ने सख्त स्वर में कहा। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना कमिश्नर? नहीं, मैं ही तो हूं वो जिसके लिए तुम इतने तामझाम के साथ गिरफ्तार करने या मारने आए थे। कितनी मेहनत की तुमने, परंतु सब जाया, तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। देवराज चौहान को तुम पकड़ लोगे ये तुमने कैसे सोच लिया? मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम देवराज चौहान हो? वाह, अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? तभी वानखेड़े आगे बढ़ा और कामेश्वर से मोबाइल लेने की चेष्टा की। तुम देवराज चौहान नहीं हो सकते, कामेश्वर ने कठोर स्वर में कहा। तभी वानखेड़े ने उससे मोबाइल लेकर अपने कान से लगा लिया। और उधर से वीरेंद्र त्यागी कह रहा था, मैं देवराज चौहान ही हूं। तुम कभी मुझसे मिले होते तो मेरी आवाज को। वानखेड़े ने कामेश्वर को फोन दे दिया। कामेश्वर ने फोन कान से लगाते हुए कहा, तुम देवराज चौहान हरगिज नहीं हो। बीते 3 दिनों में मैंने देवराज चौहान से कई बार बात की है, उससे मिला भी हूं। बकवास! उधर से त्यागी का तीखा स्वर कानों में पड़ा। तुम भला देवराज चौहान से कैसे मिल सकते हो? वो तो पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए भागा फिर रहा होगा, उसे तो कहीं छिपने की भी जगह नहीं मिल रही। मैं उससे मिला था, उसने एक जगह रोककर मुझसे बात की। वो मेरे सामने था और खेमकर मेरे साथ था। जगमोहन भी तब देवराज चौहान के साथ ही था और उसकी और तुम्हारी अब की आवाज में खासा फर्क है। तुम वो हो ही नहीं सकते। मुझे हैरानी है कि तुम देवराज चौहान को कह रहे हो कि वो देवराज चौहान नहीं है। कामेश्वर ने कुछ न कहा, वानखेड़े को देखा। वानखेड़े के चेहरे पर तीखी मुस्कान नाच रही थी। वो नकली देवराज चौहान होगा जिससे तुम मिले, वो मुझे असली लगा। अच्छा, परंतु वो तुमसे मिला क्यों? वो मुझे बताना चाहता था कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती उसने नहीं बल्कि तुमने की है। कामेश्वर होठ भींच कर बोला। मैंने? हाँ, तुमने, यानी वीरेंद्र त्यागी ने। तुम्हारे साथ जगजीत भी है जो लोगों के चेहरों के फेस मास्क बनाने में एक्सपर्ट है। उसने जगमोहन के चेहरे का फेस मास्क डाल लिया था डकैती के दौरान। तुम ये संगीन डकैती कानून की निगाहों में देवराज चौहान के नाम लिख देना चाहते थे कि कानून देवराज चौहान को न छोड़े। कामेश्वर के चेहरे पर सख्ती के भाव थे। ये बातें तुम्हें उस नकली देवराज चौहान ने कही और तुमने मान ली। उधर से त्यागी ने हंसकर कहा, बेवकूफ कमिश्नर, मैं हूं असली देवराज चौहान, मैं वीरेंद्र त्यागी नहीं, वो कोई नकली। देवराज चौहान और जगमोहन वेश बदलकर घायल परेरा से भी मिले। अच्छा, तुम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था बहुत लचर है।
कि कोई भी उसमें छेद कर देता है। परेरा ने मुझे बताया कि उसने जिस जगमोहन के साथ काम किया था और जो जगमोहन उससे मिलने आया था, दोनों की कद काठी में बहुत फर्क है। परेरा की बात को हमें गंभीरता से लेना पड़ी। पुलिस इस मामले में क्या सोच रही? तुम वीरेंद्र त्यागी हो, देवराज चौहान नहीं। तुमने देवराज चौहान का मुखौटा ओढ़कर डकैती की। पागल हो तुम? तुम्हारी इस बात को कौन मानेगा? कानून सबूत मांगता है। वीरेंद्र त्यागी की व्यंग से भरी आवाज कानों में पड़ी। सबूत है हमारे पास, तुम्हारी उंगलियों के निशान। वो कैसे? जिस मकान को तुमने संगीन डकैती से पहले अपने साथियों के साथ अपना ठिकाना बना रखा था, उसके बारे में परेरा ने हमें बताया, तो वहां से हमने उंगलियों के निशान उठवाए। वहां से हमें देवराज चौहान के फिंगरप्रिंट नहीं, वीरेंद्र त्यागी के फिंगरप्रिंट मिले। पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद तुम्हारी उंगलियों के निशानों से वहां मिले निशानों का मिलान हो चुका है। समझे वीरेंद्र त्यागी? वो तुम थे, देवराज चौहान नहीं था। तुमने ये काम करके देवराज चौहान को फंसाने की चेष्टा की और कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। एक गड़बड़ हो गई मुझसे, त्यागी की कड़वी आवाज आई। क्या मुझे देवराज चौहान के फिंगरप्रिंट वाले दस्ताने पहनने चाहिए थे? जगजीत आसानी से ये सब तैयार कर देता। तुम बच नहीं सकते त्यागी, तुम। कमिश्नर, इन बातों को कहना आसान है, परंतु कोर्ट में साबित करना बेहद कठिन। सब कुछ साबित हो जाएगा तुम्हें पकड़ने के बाद, तब। पुलिस तो मेरी हवा भी नहीं पा सकती, और इन खोखली बातों के सहारे तुम पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया को नहीं समझा सकते कि यह काम वीरेंद्र त्यागी ने किया है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में देवराज चौहान को डकैती करते देखा जा सकता है। जब मैं समझ गया हूं तो यह बात दूसरे भी समझ सकते हैं। कामेश्वर के सख्त स्वर में ठहराव था। मेरी सलाह है कि खुद को कानून के हवाले कर दो और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस भी कानून के हवाले। उधर से त्यागी ठठाकर हंस पड़ा। कामेश्वर को अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़ी। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को बेचकर इतना कमा लूंगा कि दुनिया का शानदार आदमी बनकर जीवन बिताऊंगा। मुझे तुम्हारे घटिया कानून का कोई डर नहीं है। बहुत जल्दी मैं डिवाइस का सौदा करने जा रहा। अब से तुम ये समझना शुरू कर दो कि कानून के लंबे हाथ तुम्हारे इर्द गिर्द ही है। खोखली बातें हैं ये। बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरी बातों में कितना दम है। कामेश्वर ने सख्त स्वर में कहा। तुम जानते थे कि तुम्हारे फोन नंबर के सहारे पुलिस तुम तक पहुंचने वाली है। यह बात तुम्हें किसने बताई? पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं जो खबरें बाहर निकालते रहते हैं। इसके साथ ही उधर से त्यागी ने फोन बंद कर दिया था। उसी पल वानखेड़े क्या उठा। यह देवराज चौहान नहीं है, मैंने इसकी आवाज सुनी है। यह वीरेंद्र त्यागी ही है। उसने इस बात को स्वीकार किया है। कामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा। अब मैं इस बात को मानता हूं कि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की संगीन डकैती देवराज चौहान ने नहीं, वरन वीरेंद्र त्यागी ने की है। वानखेड़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। त्यागी को किसी पुलिस वाले ने बता दिया था कि पुलिस उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंचने वाली है, और वो सतर्क हो गया, हमारी हाथों की पकड़ से दूर निकल गया। कामेश्वर ने होठ भींच कर कहा। कौन पुलिस वाला? वानखेड़े बोला। ये नहीं बताया उसने। इस बारे में तुम्हें खेमकर, चंपानेरकर और इंस्पेक्टर विनय दामोलकर को टटोलना था कि क्या हो रहा है। वानखेड़े बोला। इन चारों में ही कोई गद्दार है? कामेश्वर ने कहा। हाँ, दामोलकर हो सकता है। खेमकर ने अपनी राय पेश की। हम क्यों नहीं हो सकते? कामेश्वर के चेहरे पर गंभीरता थी। खेमकर ने गहरी सांस ली। कोई हम में से त्यागी के साथ मिला हुआ है, कामेश्वर बोला, परंतु वो शख्स दामोलकर नहीं हो सकता। वो उत्साही पुलिस वाला है और कुछ कर दिखाने में लगा रहता है। गद्दार में खेमकर या चंपानेरकर हैं। जब ऐसा शक मन में हो तो फिर काम कैसे किया जा सकता है? खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा। काम ऐसे ही होगा जैसे हम कर रहे हैं, और गद्दार का भी पता चल जाएगा, कामेश्वर ने कहा। तुम मुझे गद्दार समझ रहे हो? खेमकर के चेहरे पर गंभीरता थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह काम मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया, खेमकर के होठों से निकला। चंद पल उनके बीच खामोशी रही। वक्त के साथ ये बात सुलझ जाएगी कि गद्दार कौन है, वानखेड़े ने कहा। हमें त्यागी तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए। देवराज चौहान का क्या होगा? खेमकर बोला। सीबीआई और क्राइम ब्रांच उसके पीछे है। इस तरह वो वक्त खराब कर रहा। मैं इन लोगों से बात करूंगा, कामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा। हकीकत इनके सामने ला रखूंगा ताकि अपनी जांच की दिशा ठीक कर सके। यह आसान काम ना होगा, खेमकर बोला। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तुम वानखेड़े के साथ त्यागी और न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढो। तुम खुद को इस काम से अलग कर रहे हो,
खेमकर ने गंभीर स्वर में कहा। हम एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने त्यागी को बता दिया कि हम उस तक पहुंचने वाले हैं। मुझे उस गद्दार को भी ढूंढना है। मैं इसी काम में हूं, परंतु अब अपने ढंग से काम करूंगा। कामेश्वर ने अपनी बात स्पष्ट की। ठीक है। खेमकर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। ऐसा ही सही। वानखेड़े ने खेमकर से कहा, मैं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखना चाहता हूं, उसके बाद परेरा से मिलूंगा। चलो फिर पहले हेडक्वार्टर चलते हैं, वहां फुटेज देखने के बाद परेरा के पास जाएंगे, खेमकर ने कहा। मैं यहाँ के काम देखता हूँ, कामेश्वर बोला। फिंगरप्रिंट उठवाता हूँ। त्यागी के खिलाफ मुझे पक्के सबूत इकट्ठे करने हैं। वानखेड़े और खेमकर वहां से बाहर निकले। बाहर हर तरफ पुलिस फैली थी। अब वहां पुलिस की जरूरत नहीं थी। खेमकर 10 जवानों के यही रहने की बात कहकर अन्यों को जाने को कहने लगा। वानखेड़े मन ही मन सोच रहा था कि चाहे जैसे भी हो, न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को जल्द से जल्द हासिल करना बेहद जरूरी है। अगर देर हो गई तो डिवाइस देश के हाथों से दूर जा सकती है। शाम के 7 बज रहे थे। एसीपी चंपानेरकर अकेला था। सादे कपड़ों में था। उसने दरवाजा खोलकर परेरा के कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। परेरा आंखें बंद किए लेटा था। चेहरे से लग रहा था कि वो बेहतर हाल में है। आहट पाकर उसने आंख खोली तो चंपानेरकर पर नजर पड़ी। चंद पल तो न समझने वाली नजरों से उसे देखता रह गया। फिर एकाएक चेहरे पर गुस्सा नाच उठा। तुम यहाँ? परेरा गुस्से से कह उठा। तुमने मुझे फंसाने की चेष्टा। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, चंपानेरकर ने मुस्कुराकर धीमे स्वर में कहा। परेरा हड़बड़ाकर एकदम खामोश हो गया। उसे देखने लगा, फिर बोला, तुम मुझे यहाँ से निकालने आए हो? हाँ, परंतु पहले तो तुमने मुझे फंसाने की चेष्टा। जैसा देवराज चौहान चाहता था मैंने वैसा ही किया, चंपानेरकर धीमे स्वर में कह उठा। क्या मतलब? देवराज चौहान तुम्हें अपने साथ लेना चाहता था काम में, उसके कहने पर मैंने उसकी सहायता की थी। ओह, समझा। अब देवराज चौहान ने मुझे कहा है कि तुम्हें यहाँ से निकाल लूं। तुम सच में मुझे निकाल लोगे यहाँ से? परेरा कुछ शांत हुआ। हाँ, चंपानेरकर मुस्कुराया। परेरा चंपानेरकर को देखता रहा। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि हम पहले मिले हैं? चंपानेरकर ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो सब तुमने जानबूझकर किया कि मैं देवराज चौहान के नजदीक पहुंच सकूं। यह तो अच्छी बात है। अब तुम यहाँ से बाहर निकल। अभी चलो, मैं तुम्हें कोई दवा दे दूंगा, उससे तुम्हारा पेट खराब होगा, तकलीफ होगी, तुम चीखोगे। ऐसे में तुम्हें दूसरे कमरे में इलाज के लिए भेजा जाएगा। वहां पर मैंने सब सेट कर दिया है। कैसा सेट कर दिया है? तुम ज्यादा सवाल जवाब ना पूछो, मैं जो कहता रहूं वही करो, ठीक है? चंपानेरकर ने शांत भाव से जेब में हाथ डाला और इंजेक्शन निकाला। ये क्या है? परेरा ने पूछा। पेट खराब करने की दवा। यह जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी तो योजना सफल होगी। चंपानेरकर इंजेक्शन की कैप उतारता बोला। अभी शाम का वक्त है। इसकी दवा का असर कुछ घंटों बाद शुरू होगा। रात को तुम्हारे पेट में दर्द होगा और तुम सच में मुझे यहाँ से निकाल ले जाओगे? परेरा ने पूछा। क्यों नहीं, चंपानेरकर मुस्कुराया। इस काम का मैंने देवराज चौहान से 25 लाख लेना है। ओह, चंपानेरकर परेरा की कलाई पकड़कर उसे इंजेक्शन लगाने के लिए नस की तलाश करने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन मुझसे मिलने आए थे, परेरा ने कहा। नस ढूंढकर उसमें इंजेक्शन की सुई डाली और चंपानेरकर इंजेक्शन लगाने लगा। अच्छा, चंपानेरकर बोला। तब तो वो अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था कि वो देवराज चौहान और जगमोहन नहीं है जिनके साथ मैंने डकैती की। इंजेक्शन लगाकर चंपानेरकर ने नीडल निकाली और सिरिंज अपनी जेब में रख ली। वो तुमसे मजाक कर रहे थे, चंपानेरकर मुस्कुराया। मजाक? परंतु देवराज चौहान ने तो रिवॉल्वर निकाल ली थी गुस्से में। उन बातों की परवाह मत करो, चंपानेरकर ने शांत स्वर में कहा। बाहर निकलकर इस बारे में देवराज चौहान से ही पूछ लेना। मेरा काम तो तुम्हें बस आजाद कराना है, यहाँ से बाहर ले जाना है। बाहर निकलकर मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे नहीं पता कि देवराज चौहान कहाँ पर। वो तुम्हें मैं बता दूंगा, मुझे मालूम है देवराज चौहान कहाँ पर है। ओह, शुक्रिया, तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो मुझे यहाँ से फरार करवा कर, परेरा खुशी भरे स्वर में कह उठा। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस के बारे में तुम्हें कोई जानकारी है कि देवराज चौहान ने उसे बेच दिया या रखा है? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, चंपानेरकर ने कहा। अब मैं चलता हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं यहाँ क्या करने आया था तो कह देना कि देवराज चौहान के बारे में पूछताछ करने आया था। मैं सब संभाल लूंगा, परेरा ने बेचैनी से कहा। क्या तुम मुझे रात में बाहर निकाल ले जाओगे? हाँ, आज आधी रात के बाद किसी भी वक्त तुम यहाँ से निकाल लिए जाओगे। मेरे पेट में दर्द होना कब शुरू होगा? तुम इस बारे में ना सोचो, जब दवा असर करेगी तो तब होगा। तुम सामान्य ढंग से अपनी रात बिताओ, चंपानेरकर ने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ ये सोचो कि तुम
आज ही रात के लिए यहाँ कह दो और आज ही रात तुम्हें यहाँ से रातों रात बाहर निकाल दिया जाएगा। परेरा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सिर हिलाया, छंपा कर बाहर निकल गया। दोस्तों, इस बेहद सनसनीखेज कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। यह कहानी संगीन डकैती नाम के उपन्यास से है, जिसे हमने इसकी कहानी विषय वस्तु को देखते हुए नाम दिया है डकैती का शकुनी। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू।